जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई आपका दोस्त। दोस्तों आज हम बात करेंगे निश्चित समाकलन की। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हर पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज की वीडियो में हम किस किस की बात करेंगे। योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, दूसरा है कलन का आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, तीसरा है साधारण निश्चित समाकलनों के मान ज्ञात करना टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डेफिनेट इंटीग्रल, और चौथा है आपका निश्चित समाकलनों के मूल गुणधर्म, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। लेकिन इसको करने से पहले सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले यहां पर देखने होंगे जो आपने 11th क्लास में भी देखे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं। इन संख्याओं को ध्यान से देखिए, कैसी संख्याएं दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्याएं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्याओं का योगफल कितना होता है? n+1 बटा 2। इसी तरह से प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, वर्ग किया हुआ है यहाँ पर, तो प्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। और फिर उसके बाद है प्राकृत संख्याओं के घनों का योग कितना होता है। अब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जब आपको प्राकृत संख्याओं का योगफल पता है तो उसी का स्क्वायर कर दो। देखो ये प्राकृत संख्याओं का योगफल है, उसी का स्क्वायर कर दिया तो प्राकृत संख्या के घनों का योगफल आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर विषम संख्याओं के योग की बात करें तो विषम संख्याओं का योग होता है n²। और अब यहां पर आपके पास एपी और जीपी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। तो यहां पर a+d a+2d a+3d a+n-1 इंटू डी, और इसका योगफल होता है n/2 2a+n-1 इंटू डी। और इसके बाद अगर हम बात करें गुणोत्तर श्रेणी की, तो गुणोत्तर श्रेणी है a+ar+ar²। अब गुणोत्तर श्रेणी बनती कैसे है ये आपने 11th क्लास में देखा होगा। किसी भी एक अचर राशि से गुणा या भाग कर दे तो आगे वाली आपको जो सीरीज है वो मिल जाएगा, या आगे वाला जो टर्म है वो मिल जाएगा। जैसे इन दोनों में हम देखें तो ar/a भाग दे दो, कितना बचा r। अब इन दोनों में देखो, अच्छा भाग हमेशा ऐसा देते हैं, a2 में a1 का, a2 क्या है ये, a1 क्या है ये, इसलिए अब ये क्या है a3 है ना, तो नीचे कितना हो जाएगा a2। अब a3 कितना है 1 2 3, यहां पर है ar², और ये कितना है ar, a से a कट गया, r से r कट जाएगा, तो वापस कितना बचेगा r। तो आप देख सकते हो हर बार अनुपात कितना बच रहा है r, ये हुआ आपका। और इसका योगफल होता है ar⁻n-1 बटा r-1, और ये जब होगा जब r का मान जो है वो 1 नहीं हो। क्लियर? r का मान 1 से बड़ा होगा, आप यूं भी बोल सकते हो, सिंपल सी बात है। अब ये आपके पास एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन में अंतर क्या होता है। दोस्तों दो तरह के समाकलन होते हैं, कौन कौन सा? लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, एक जिसमें मैंने आपको समाकलन दिया था पूरा एक ही वीडियो में, वहां मैंने टोटल समाकलन के बेसिक कंसेप्ट, उसकी विधियां मैंने आपको उसमें बताई थी, वो था आपके पास। अब देखो अगर हम इस नाम की बात करें निश्चित समाकलन, तो दो तरह के समाकलन होते हैं, एक हो गया अनिश्चित समाकलन, दूसरा हुआ निश्चित समाकलन। अब समझते हैं, देखो अनिश्चित समाकलन की बात करते हैं, अनिश्चित और निश्चित। अब अनिश्चित समाकलन कैसा हुआ? अब सिंपल सी बात देखो, मैंने यहां लिखा x⁻2 dx, आपने इसको सॉल्व किया, ये आ गया x⁻3/3 + c। यही क्वेश्चन यहां पर है, लेकिन यहां पर है 2 से लेके 4 तक मान लेते हैं, और x⁻2 dx, तो ये हो जाएगा x⁻3/3। अभी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि समाकलन कैसा होता है, अभी मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूं यहां पर। तो ये आ जाएगा 4 ये आ जाएगा 4⁻3/3 और 2⁻3/3। अब आप देख सकते हो यहां पर जब मैंने इसको सॉल्व किया, जब आप इसको हल करोगे तो आपको एक निश्चित मान प्राप्त होगा, c नहीं मिलता। यहां पर हम निश्चित समाकलन में, निश्चित का मतलब ही क्या होता है कि वैल्यू फिक्स है, उसमें कोई एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। यहां पर आप देखो c, क्या आपको ये c पता है क्या? नहीं पता। इसका मतलब क्या है कि इसका मान अनिश्चित है। हो सकता है इसका मान, c का मान 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, लेकिन मान नहीं पता। लेकिन इस वाले केस में c तो आ ही नहीं रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो निश्चित है, इसका मान जो है वो फिक्स है। तो इसका मतलब हुआ कि निश्चित समाकलन वो होता है जिसमें पहली बात तो c नहीं लगता और उसका मान जो है वो निश्चित होता है। क्लियर हुआ? ये समझ में आया आपको? इसमें c नहीं लगता, तो c की बदले क्या लगता है? यहां पर लिमिट लगती है। अब देखिए ये ऐसा होता है, ये एक फलन जो हमने इसमें भी देखा था, जिसमें ये समाकल्य था, और ये उसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष हम करते हैं। यहां पर दो चीज और जुड़ जाती है, a और b। ये a नीचे है इसलिए इसको बोलते हैं निम्न सीमा, और ये ऊपर है इसको बोलते हैं हम उच्च सीमा।
मान लीजिए इसको हल करने पर आपको ये बड़ा वाला fx प्राप्त हुआ है ना, तो जो निम्न सीमा और उच्च सीमा है ना उसे इस तरह से लगाते हैं हम। फिर क्या करते हैं, निम्न सीमा और उच्च सीमा को, जैसे ये b जो है आपका, ये b इस x की जगह आ जाएगा, तो ये आ जाएगा fb माइनस fa। इस तरह से हल करते हैं। जैसे देखो हमने ये x की जगह एक बार कितना आ गया 4, ये आ गया, फिर माइनस का साइन लगा और एक बार कितना आ जाएगा, दूसरी सीमा कौन सी है 2, तो एक बार कितना आया 2 और एक बार कितना आया 4। ये समझ में आया, ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है इसका। अब हम बात करेंगे योगफल की सीमा का, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। देखिए दोस्तों, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, a से b तक f ऑफ x। अब इसे आप किस तरह से लिखना है आपको, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है b माइनस a, ठीक है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n fa प्लस fa प्लस h प्लस fa प्लस 2h प्लस fa प्लस n माइनस 1 इंटू h, ये आ गया। अब अगर इसी चीज को, ये आपके पास फॉर्मूला है, या तो इस फॉर्मेट में लिखो या फिर आपको कैसे लिखना है, लिमिट h टेंस टू 0 h, ये दोनों ही इसके फॉर्मूले हैं, fa प्लस h fa प्लस 2h। देखो जैसे अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप वैसा ही नोट करते हो तो आपको इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसमें इतने परफेक्ट हो जाओगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, यानी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपकी प्रैक्टिस मांगेगा ये, बाकी आप बहुत इजीली इसको कर पाओगे। यहां पर जो h का फॉर्मूला होता है वो होता है b माइनस ए बटा एन, ये फॉर्मूला है b माइनस ए बटा एन, h का फॉर्मूला। समझ में आया आपको ये अच्छे से एकदम, ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। ये अगर ऐसा क्वेश्चन है तो उसे इस तरह से लिखा जाएगा। इसे आप एक बार नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। देखिए मान लीजिए इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है, या आप जिससे आपको पसंद हो ना आप उससे कर लेना, ऐसा जरूरी नहीं है मैं इससे कर रहा हूं तो आप भी इसे करो। आपको तो बस ये करना है, बस एक बात दिमाग में हमेशा ध्यान रखना, कोशिश करना कि 1/0 नहीं बने, मान रखने पर 1/0 नहीं बने। 1/अनंत चल जाएगा, 1/अनंत चलेगा, क्योंकि 1/अनंत का मान जो है वो 0 होता है, लेकिन 1/0 का मान अनंत होता है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, ये नहीं होना चाहिए, ये वाला केस कभी बनना ही नहीं चाहिए। मेरा कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए ऐसा बन रहा है और h की जगह अगर आप 0 रख रहे हो तो ये ऐसा बन जाएगा, पर ऐसा तो बनना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे करना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। सबसे पहले हम बात करते हैं b और a की। सबसे पहले अब जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं 0 से 1 x dx। अब ये आपको क्वेश्चन दिया है और बहुत छोटा सा दिख रहा है, जितना छोटा है ना उतना ही खोटा है क्वेश्चन। तो इसको क्या योगों की सीमा के रूप में इसका समाकलन करना है, योगफल की सीमा। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं योग की सीमा। योगेश और सीमा बुरा ना माने, ध्यान रखना। तो इस तरह से इसका समाकलन करना है। अब अगर ध्यान से सुनना, मान लीजिए आप जल्दबाजी में हो, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट करोगे ना तो भी आंसर आएगा। आप इसको समझना, देखो कैसे करना है, बहुत बेसिक सा। आपको fa चाहिए, fa प्लस h चाहिए, a प्लस 2h चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ लिखो fa। fa के पहले लिख लो a का मान कितना है 0, b का मान कितना है 1। तो इन दोनों की मदद से h बराबर कितना आ जाएगा, b माइनस a बटा 0, यानी कि 1 माइनस 0 बटा कितना आता है, b माइनस a बटा h होता है, n होता है, तो ये हो गया 1/n। ये ठीक हो गया। अब देखो, अब यहां लिखो fa यानी कि a का मान क्या है। अब fa क्यों लिखा हमने, ये देखो यहां पर fa लिखा हुआ है, तो a का मान क्या है, a का मान है 0 लिखा।
फिर इसके बाद ये बहुत काम की चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट ट्रिक में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसलिए एफ ऑफ जीरो, अब ये एफ ऑफ एक्स कितना है आपके पास एक्स, तो इस एक्स की जगह अगर मैं जीरो लिख दूंगा तो जीरो ही मिलेगा, तो यहाँ लिख दो जीरो। अब ये आया ए प्लस एच, तो इसकी जगह भी ए प्लस एच आ जाएगा। अब आप बोलोगे मैं दो दो बार क्यों लिख रहा हूँ, देखो ये एफ ए तो था, वो तो ये है, ये एफ जीरो ये है, यानी कि ये एफ एक्स है, एक्स की जगह मैंने जीरो रख दिया है यहाँ पर, समझ में आया। तो आपके पास कितना मिला जीरो, ए प्लस एच रखा, इसकी जगह ए प्लस एच रखोगे तो ए प्लस एच ही मिलेगा। इसी तरह से देखो ए प्लस दो एच भी रख लेते हैं, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ए प्लस दो एच, और तीसरा वाला जो टर्म है ए प्लस एन माइनस वन गुणा एच। अब यहां पर देखो ए का मान तो कितना है जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस एच यानी एच, ए प्लस दो एच, ए का मान है जीरो तो ये सिर्फ दो एच हो जाएगा, ए का मान है जीरो तो ये कितना हो जाएगा सिर्फ एन माइनस वन गुणा एच। ये समझ में आ रहा है अच्छे से एकदम। अब इसके बेसिस पर हम करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर आपने ये मान निकाल लें तो आप सटाक से क्वेश्चन कर लोगे। देखो b माइनस ए, b माइनस ए, b कितना है एक माइनस जीरो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक बटा n, एफ ए का मान कितना है जीरो, फिर कितना मिला आपको जीरो प्लस एच यानी कि h, फिर कितना मिला जीरो प्लस दो एच यानी दो एच, फिर तीन एच, एन माइनस वन गुणा एच। इस पूरे में से अगर मैं h कॉमन ले लूं, एक में से जीरो गया एक, इस पूरे में से मैं h कॉमन ले लेता हूं। अब इसको ध्यान से देखो, ये बन गया एक दो, h कॉमन ले लोगे तो यही बचेगा, अब इसका सूत्र बनाते हैं। क्या दिख रहा है ये, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है, पाकर संख्याओं का योग दिख रहा है। क्या होता है एन एन प्लस वन बटा दो, लेकिन यहां पर अंतिम पद क्या है एन माइनस वन, तो एन एन माइनस वन बटा दो। ये समझ में आया, एक एच से एक एन से एक एन कट गया, क्या बचा एच बचा। अब एक बात बताओ, यहां पर देखो h बराबर था b माइनस ए बटा एन, एक माइनस जीरो बटा एन, ठीक है, तो h का मान हो गया एक बटा एन, इस h का मान, तो मैंने एक बटा एन लिख दिया। अब इसमें अगर मैं n की जगह अनंत रखूंगा तो अनंत में से कुछ ना तो जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करें, इसमें से n कॉमन ले लो। अब बहुत से बच्चों को कॉमन लेना नहीं आता, कॉमन लेने का मतलब इस n को बाहर निकाल दो, तो यानी कि इसमें भी n का भाग लगा दो, तो ये बच जाएगा एक माइनस एक बटा एन, ठीक है। तो ये अब आप ध्यान से देखोगे, इसमें क्या आपके पास क्या बच जाएगा, आपने n कॉमन लिया ना, तो ये बच जाएगा एक माइनस एक बटा एन बटा दो, एक n से एक n कट गया। अब n का मान अगर मैं अनंत रख रहा हूं, तो मैंने क्या कहा था एक बटा अनंत चलेगा, तो अनंत रख दो, एक माइनस एक बटा अनंत बटा दो, एक माइनस एक बटा अनंत का मान हुआ जीरो बटा दो, तो आंसर आया एक बटा दो। समझ में आया। अब इसको एक बार शॉर्ट ट्रिक से करके देखते हैं हमने क्या किया। x का समाकलन करो, एक बटा दो रखो, दूसरा जीरो, सीधा सीधा दिख रहा है। अब इसका भी आंसर ये आ रहा है, इसका भी आ रहा है, तो फिर यही करेंगे ना, ये क्यों करेंगे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन। ये जो है आपका 6 मार्क्स का आता है, इसका आपको सिर्फ आधा या 1 मार्क्स मिलेगा, ये इसमें फ़र्क है। क्वेश्चन ध्यान से देख लो एक बार, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका कोई भी पार्ट आपसे मिस नहीं होना चाहिए, ध्यान रख लेना, कोई भी स्टेप आपका मिस नहीं होना चाहिए, ध्यान से उतार लो। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, आप मुझे वहां पर मैसेज छोड़ दीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और करते हैं, योगफल की सीमा के रूप में मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, मैं आपको दोनों टिपिकल और इजी क्वेश्चन दोनों बता रहा हूँ, बस कुछ क्वेश्चन की हेल्प से ही आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो, सब में एक ही प्रोसेस लगेगा, लेकिन आपका कंसेप्ट को सीखना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर समझिए, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया
अब यहां पर हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसको योगफल की सीमा के रूप में ज्ञात करना है। फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका, b माइनस ए लिमिट 1/n एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच, और ये लास्ट टर्म है आपके पास एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये समझ में आया। इसमें देखिए क्वेश्चन में, इसमें एफ एक्स क्या है, ए क्या है 0, बी क्या है 2, और आपके पास एच होता है जो क्या है बी माइनस ए बटा एन, यानी 2 माइनस 0/2, 0/n, तो ये कितना हो जाएगा 2/n। ये समझ में आया। अब आपके पास एफ एक्स क्या है, एफ एक्स आपके पास है x प्लस 1। अच्छा, एफ ए, अब a का मान कितना है, a का मान है 0। इस 0 को जब आप यहां लिख दोगे तो देखो ये 0 प्लस 1 बन जाएगा, यानी 1। ऐसे a प्लस एच है, तो यानी आप इसको लिखोगे 0 प्लस एच, 0 प्लस एच लिखोगे ना, क्योंकि a का मान तो 0 है। अब 0 प्लस एच जब मैं इसमें लिखूंगा, x की जगह 0 प्लस एच लिखूंगा, तो ये हो जाएगा ना h प्लस 1। समझ आ रहा है। इसी तरह से f की जगह a प्लस 2h लगता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, अब a कितना है 0, तो 0 प्लस 2h। अब ये 2h को जब मैं इसमें रखूंगा x की जगह, तो ये बन जाएगा 2h प्लस 1। इसी तरह से अगर मैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू एच लिखूंगा, तो ये बन जाएगा 0 प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। अब ये n माइनस 1 इंटू एच अगर इसकी जगह लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, n माइनस 1 गुणा एच प्लस 1, इस तरह से बनेगा। अब ये जो सारे मान है ये सब मैं इस फॉर्मूले में रख दूंगा और आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा है, आपको ज्यादा लोड नहीं लेना है। देखो b माइनस ए, इसका मतलब 2 माइनस 0, लिमिट ये लगा दिया, ठीक है। अब यहां पर एक बार ध्यान देखना, 1/n को मैंने ऐसा कैसा लिखा, एफ ए का मान कितना लिखा 1, फिर आ जाएगा h प्लस 1, फिर आ जाएगा 2h प्लस 1, हर बार ये आ रहा है, फिर आ जाएगा 3h प्लस 1, और इसी तरह चलता रहेगा कहां तक, n माइनस 1 गुणा h प्लस 1 तक, ठीक है। फिर हमने क्या किया, अब ध्यान से देखो, 2 माइनस 0 2, लिमिट 1/n, इसमें से h वाले जो टर्म है उस पूरे को अलग निकाल लेते हैं, h 2h 3h n माइनस 1 गुणा h, ठीक है। और एक एक को एक जगह लिख देते, एक एक एक, इस तरह लिख लेते। कितनी बार आ रहा है, एक n टाइम्स आ रहा है, ठीक है। अब क्या करें, अब इसको ध्यान से देखो, इसमें से h कॉमन आ रहा है। अब देखो एक को जब आप n बार लिखोगे तो कितना आएगा, सोच के देखो, एक बार रुको, वीडियो को पॉज करो और सोच के देखो, एक को जब मैं n बार लिखता हूं तो कितना आता है, ठीक है। चलिए यहां पर आप देखते हैं, ये 2 आपके पास ऐसा कैसा आया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n, इस पूरे में से अगर h कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n माइनस 1, ठीक है। h कॉमन लिया ना यहाँ पे से, और 1 जब n बार आएगा तो ये n बन जाएगा, तो 2 1/n, यह ऐसा कैसा आ गया, ये क्या है, प्राकृत संख्याओं का योग, तो लिख सकते हैं n माइनस 1 गुणा 2 प्लस n। ये समझ में आया। अब इस पूरे में से अगर इस पूरे में से मैं n कॉमन ले लूँ तो जैसे आप इसमें से n कॉमन लोगे तो ये बन जाएगा 2, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n/n, ये बन जाएगा h n माइनस 1/2 प्लस 1, ये n गया,
ये n गया, काट दो। इस n को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, इसमें से n कॉमन ले लो, इसमें से बात कर रहा हूं ना। h को मैं क्या लिख सकता हूं, h को मैं लिख सकता हूं 2/n, इस h को लिख दो 2/n, इसमें से मैं n कॉमन ले लेता हूं। इसमें हमेशा आपको n कॉमन ही लेना है, ये याद रख लो आप इसको। अब आप पूछोगे क्यों, अरे भाई n की जगह अनंत रखूंगा, n में ना तो कुछ जोड़ सकता हूं ना कुछ घटा सकता हूं, इसीलिए n से n गया, 2 से 2 गया। अगर मैं n की जगह अनंत रख देता हूं तो ये बन जाएगा 0। एक और एक मन की कितना हो गया, 2। अच्छा मैं यहाँ पे लिमिट डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक स्टेप बच जाएगा। ये पुट रख दो, n माइनस 1/अनंत प्लस 1, 1/अनंत होता है 0, तो यानी 1/अनंत होता है 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 1, ये तो 0 हो गया, प्लस 1, तो ये हो जाएगा 4। तो 4 इसका आंसर आएगा, समझ में आया। अब आप क्या करोगे, अब आप पहले तो ये उतारो और फिर इसके बाद शॉर्ट ट्रिक से करके देखना, यानी कि इसको डायरेक्ट करके देखना कि इसका आंसर यही आता है क्या। क्लियर। शॉर्ट ट्रिक कब काम में लेनी, जब एग्जाम में आपके पास टाइम कम हो और आपको आंसर निकालना हो, सिंपल सी बात है। लेकिन जब योगफल की सीमा अगर लिखा आ गया क्वेश्चन में कहीं पर भी, तो आपको फिर ये पूरा करना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये 3 क्वेश्चन आपने कर लिए, 2 मैंने आपको पहले कराया और ये, तो योगफल की सीमा का कोई भी क्वेश्चन हो फिर आप इसमें मास्टर बन जाओगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना योगफल की सीमा का, और फिर उसके बाद का टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन में बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है, बाकी सभी क्वेश्चन से अलग। अब देखिए इसमें करना कैसे है, यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे ए क्या है, मैं थोड़ा छोटा लिखूंगा बोर्ड में जगह की वजह से। ए कितना है, -1, बी कितना है 1, तो h कितना हो गया, b माइनस a/n, ठीक है। अब b कितना है आपके पास, 1 माइनस माइनस 1/n, तो ये हो गया 2/n, ठीक है। माइनस माइनस 1 प्लस होता है ना, 2/n, ये समझ में आया। अब बात करेंगे fx की, fx कितना है, e की घात x, और fa कितना है, क्योंकि फॉर्मूला तो वही लगेगा, सूत्र में तो कोई परिवर्तन ही नहीं है। fa कितना है, a आपके पास है -1, fx कितना है, e की घात x, तो x की जगह -1 रख दो, तो e की घात -1। फिर इसी तरह से f a प्लस h, तो f -1 प्लस h, तो e की घात -1 प्लस h। फिर इसी तरह से f a प्लस 2h, तो ये बन जाएगा f -1 प्लस 2h, e की घात -1 प्लस 2h। इसी तरह से f a प्लस n-1 गुणा h, तो ये बन जाएगा आपके पास, अब a कितना है, -1 है ना, तो f -1 प्लस n-1 गुणा h, e की घात -1 प्लस n-1 गुणा h। ये आपको समझ आ गया होगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं सूत्र की, फॉर्मूले की। ध्यान से देखना फॉर्मूला हमने लिखा b माइनस a लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1/n f a प्लस h, और ये अंतिम आपके पास जो टर्म है वो आ जाएगी a प्लस n-1 गुणा h। बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, अगर गलती हो जाए कहीं पर तो आप वीडियो को वापस रिपीट करके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए b माइनस ए है, तो b माइनस ए कितना है आपके पास, केवल b माइनस ए की बात कर रहा हूँ, b माइनस ए आपके पास आया 2, ये हुआ लिमिट, ये मत लिख देना 2/n क्योंकि वो h का मान है, लिमिट 1/n f a कितना है, e की घात
माइनस एक, तो ई की घात माइनस एक, ई की घात माइनस एक प्लस एच, ई की घात माइनस एक प्लस दो एच, ई की घात माइनस एक प्लस एन माइनस वन गुणा एच। ये समझ में आया? अब ध्यान से देखो, जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहां पर ये देखो ई की घात, जैसे देखो ई की घात a प्लस बी है, तो ये बना कैसे होगा? ये ऐसे ही तो बना है ना, ई की घात a गुणा ई की घात b। आधार समान है तो घातें जुड़ गए, इसलिए ऐसा लिख दिया। तो यहां पर यही चीज इसने अप्लाई करी है। माइनस एक ई की घात एच, ई की घात माइनस एक ई की घात दो एच, ई की घात माइनस एक ई की घात एन माइनस वन गुणा एच। ठीक है, अब क्या करें? तो ये तो हुआ इसका भाग। अब ये क्वेश्चन यहां से स्टार्ट कर रहा हूं जगह की वजह से। तो दो, देखो ई की घात माइनस एक कॉमन आ रहा सब में से, ई की घात माइनस एक कॉमन आ रहा सब में से, तो मैं बाहर निकाल दिया, डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं ना। एक ई की घात एच, ई की घात दो एच, ई की घात तीन एच, ई की घात एन माइनस वन गुणा एच। ई की घात माइनस एक, इसके साथ में एन तो है नहीं, इसका मतलब इस पे सीमा लगेगी नहीं, तो इसको भी बाहर निकाल दो। बाहर निकाल दो मतलब लिमिट के अंदर लिया। अब इसको समझना थोड़ा सा, इसको मैं ऊपर करता हूं, एक बार ध्यान से देखना। ये एक सीरीज लिखी हुई है, एक एक चीज नोट करना। ए आर स्क्वायर, ए आर की घात एन माइनस वन। ठीक है, इसमें अगर मैं भाग देता हूं, ए आर में ए का भाग देता हूं तो आर बचता है। ए आर स्क्वायर में ए आर का भाग देता हूं तो आर बचता है। तो ये कौन सी श्रेणी हुई? ये हुई गुणोत्तर श्रेणी। कौन सी? गुणोत्तर श्रेणी। अब गुणोत्तर श्रेणी है तो इसका सूत्र क्या बनता है? इसका सूत्र को हम लिखते हैं एस एन बराबर ए आर की घात एन माइनस वन बटा आर, जब आर का मान एक से बड़ा हो। ठीक है, अब इसको देखो ध्यान से देखना, कुछ छूट ना जाए। ई की घात एच, चलो इस ई की घात एच में एक का भाग देते हैं, कितना आया? ई की घात एच। ई की घात दो एच में ई की घात एच का भाग देते हैं, कितना आया? ई की घात एच। ई की घात तीन एच में ई की घात दो एच का भाग देते हैं। अब आप सोचोगे कट कैसे गया? इसको ऊपर ले जाओ, ई की घात दो एच, ई की घात माइनस एच, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, तो ई की घात दो एच माइनस एच, इसलिए ई की घात एच। इसी तरह से तीन एच में से दो एच माइनस करोगे तो एच एच आ जाएगा। ये समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या लग रही? गुणोत्तर श्रेणी। इसलिए मैंने कहा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। पर यहाँ पर ई क्या है, सॉरी यहाँ पर ए क्या है, आर क्या है? तो ए तो यहाँ पर एक ही है, तो ये लिख दिया एक। यहाँ पर आर क्या है? आर ई की घात एच है। देखो ना, आप ई की घात एच इसमें भाग दिया तो क्या बचा था? ई की घात एच, तो ये ई की घात एन एच हो जाएगा। अब आप पूछोगे एन एच क्यों हो जाएगा? क्योंकि आर की घात एन है, आर का मान ई की घात एच है, तो ई की घात एन एच हो जाएगा। माइनस वन बटा ई की घात एच। ये समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करो और वापस देखो। बहुत बेसिक सी बात है, अगर ये समझ में नहीं आई ना तो ई की घात वाले क्वेश्चन जो है वो आपको शायद थोड़े समझ में आए, और अगर ये समझ में आ गया तो ई की घात से कैसा भी क्वेश्चन हो आप कर लोगे। समझो कैसे करना है, ये क्लियर हुआ आपका? अब यहां से थोड़ी सी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम क्या करेंगे, ये दो ई की घात माइनस एक, एन एच का मान अगर हम निकालें, अगर इस एन को मैं यहां भेज दूं
तो NH का मान 2 आ जाएगा, देखो आ जाएगा ना। तो इस NH की जगह मैं 2 लिख देता हूँ, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये कितना हो जाएगा, e की घात 2 माइनस 1। ये समझ में आ रहा है, बटा e की घात h। बहुत ध्यान से, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। e की घात 2 माइनस 1 में कहीं पर भी n नहीं आ रहा, इसका मतलब इस पर लिमिट नहीं लगेगी, बाहर निकाल दो। ये यहां खत्म हुआ और फिर उसके बाद यहां स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये आप कंफ्यूज ना होना, ठीक है। ये यहां से इधर आ गया, फिर उसके बाद ये यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये हुआ 2 e की घात माइनस 1, e की घात 2 माइनस 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बटा n 1 बटा e की घात h। ये समझ में आया आपको अच्छे से एकदम। यहां पर r माइनस 1 होगा ना, यहां पर r माइनस 1 होगा, तो यहां पर भी e की घात h माइनस 1 होगा और यहां पर भी e की घात h माइनस 1 होगा। बस ये दो चीज ध्यान रखना। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, एक बात नोट करना, h का मान मैंने कितना रखा था, h का मान हम लिख सकते हैं 2 बटा n, सिंपल सा लिख दो। अब यहीं से फिल्म थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती है। एक फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला है, e की घात, देखिए e की घात x माइनस 1 बटा e की, अगर आपके पास x हो तो उसका आंसर बन जाता है कितना, 1। यहां से आपको क्वेश्चन बिल्कुल चेंज हो गया है। फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। कौन सा फॉर्मूला, e की घात x माइनस 1 बटा अगर x हो तो उसका फॉर्मूला होता है कितना, 1। यह आपने पढ़ा होगा। लिमिट n टेंस टू 0, तो इसका आंसर होता है 1। पर कंडीशन क्या है, कंडीशन है ये x और ये x बराबर होना चाहिए, लेकिन इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है। तो एक काम करा हमने, क्या करा, अब यहां पर देखना मैंने क्या किया, 2 बटा n चाहिए ना, 2 बटा n से मैंने इसको भाग कर दिया और 2 बटा n से ही इसको मैंने गुणा कर दिया। समझ में आया मैंने क्या किया, इससे क्या हुआ, फर्क क्या हुआ, इससे फर्क क्या पड़ा, देखो ये n से ये n कट गया क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे तो बच गया आपके पास 2। इस 2 को अगर आप बाहर निकालोगे, क्योंकि ये बटा में, इसको आप बाहर निकालोगे तो ये 2 से ये 2 भी गया। अब क्या बच गया, देखो यहाँ पर जो पोर्शन है ना, यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसका, e की घात माइनस 1, e की घात 2 माइनस 1। लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है कि लिमिट को 2 जगह बांटा जा सकता है। अगर लिमिट जैसे ऐसा है ना, लिमिट x टेंड टू 0, f(x) ऊपर अलग फंक्शन है, नीचे अलग फंक्शन है, तो आप इसको बांट सकते हो। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, f(x) अलग, इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। तो यहां पर एक बात आपको ध्यान से देखनी, इसको मैं लिमिट लगा देता हूं नीचे, तो ये बन गया लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी e की घात 2 बटा n माइनस 1 बटा 2 बटा n, ऐसा दिख गया। इसको मैं 1 लिख सकता हूं, लेकिन यहां पर क्या है, x की घात कितनी है, 0, ये n नहीं है, x से ध्यान रखना ना, ये x है, n जैसा ही दिखता है, मैं जैसा बनाता हूं ना। अब यहां पर देखो, ये तो n है और यहाँ पे 2 बटा n है, तो यहाँ तो एक जैसा होना चाहिए ना। अब इसको समझो, देखो जगह ही नहीं बची थी यार, बताओ, कोई बात नहीं, हम जगह बना लेंगे। देखो अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है, अगर मैं दोनों साइड 1 बटा कर दूं तो ये भी 1 बटा n हो जाएगा, ये भी 1 बटा इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 बटा इन्फिनिटी का मान होता है 0, और अगर मैं दोनों तरफ 2 से गुणा कर दूं तो ये बच जाएगा 2 बटा n और ये बच जाएगा 0, क्योंकि 0 को 2 से गुणा करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर ये जो n है ना, ये क्या बन गया, 2 बटा n। तो ये क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, e की घात माइनस 1
ई स्क्वायर माइनस 1 बटा लिमिट 2/n 0। हो सकता है आपको नीचे वाला भाग नहीं दिखे, इसलिए मैं बोल के लिख रहा हूं, ये पूरा भाग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2 की घात n माइनस 1। अगर आप इसको यहीं तक छोड़ के आ गए ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मान क्या होना चाहिए, तीनों एक जैसे होने चाहिए। तो ये पूरा तो हो गया आपके पास कितना, 1। कितना हो गया, 1। तो आपका आंसर कितना है, e की घात माइनस 1 ई स्क्वायर माइनस 1। अगर बुक में मैच नहीं कर रहा हो तो क्या करना है, e की घात माइनस 1 को अंदर गुणा कर दो, बुक से मैच कर जाएगा। ये समझ में आया, बहुत इजी कंसेप्ट है, लेकिन कैलकुलेशन पोर्शन थोड़ा सा ज्यादा है, इसलिए आपको हार्ड लग सकता है। दोस्तों, अगर आपको लास्ट वाला भाग समझ में नहीं आया है तो एक बार वापस देख लो, मैंने क्या किया था इसमें। देखिए, एक ना फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या है, लिमिट x टेंड टू 0 e की घात x माइनस, इसको बोलते हैं x टेंड्स टू 0, है ना, e की घात x माइनस 1 बटा x, और इसका मान होता है 1, है ना, क्लियर। एक इसके पहले भी एक चीज और आपको सीखने का जरूरी है कि लिमिट जो है, जैसे लिमिट x टेंड टू 0 है fx बटा gx, तो इसे आप बांट सकते हो, कैसे, लिमिट x टेंड टू 0 fx बटा लिमिट x टेंड टू 0 gx, इस तरह से आप इसे बांट सकते हो। समझ में आया। अब इसको समझना, थोड़ा सा और बेसिक सी चीजें समझो आप। अब इस लिमिट को अगर मैं बांटता हूं, समझना, तो पहली बात, अगर मुझे ये फॉर्मूला बनाना है तो उसके लिए लिमिट नीचे होनी चाहिए, तो मैंने इस लिमिट को नीचे भेज दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये e की घात, अच्छा इसको भी पहले सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, है ना, इसको अंदर भेज दो, तो e की घात 2 माइनस 1 माइनस e की घात माइनस 1, ये बन गया लिमिट। अच्छा, एक बात और इसमें देख लो, ये 1 बटा, ये n तो पहले से ही नीचे है, ये n तो पहले से ही नीचे है ना, यहां आपके पास आ गया e की घात 2/n माइनस 1। अब समझो, मुझे ऐसा बनाना है, तो मैंने क्या करा, 2/n से भाग कर दिया और 2/n से ही गुणा कर दिया, इससे ये n से ये वाला n कट गया, समझ में आया, और ये पूरा बच गया। लेकिन यहाँ पर अभी भी क्या है, ये जो n है ना, ये n, यहाँ पर ये n टेंस टू कितना है, इन्फिनिटी, लेकिन होना कितना चाहिए, जो अगर यहाँ पर x है तो x होना चाहिए, यहाँ y है तो y होगा, w है तो w होगा, z है तो z है, 2x है तो 2x, 2y है तो 2y, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वेश्चन, अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो e की घात बच गया 1 और ये बच गया माइनस e बटा 1 बटा e, ये बच गया लिमिट, ये e की घात 2/n माइनस 1 2/n। अच्छा, यहाँ पर 2 भी था, यहाँ पर आपके पास 2 था, उस 2 से ये वाला 2 कट गया था, ठीक है, ये तो रोल खत्म हो गया इसका, तो छोड़ो, ये काम की बात है यहाँ पर। अब देखिए क्या किया था हमने, n टेंस टू कितना है, इन्फिनिटी, दोनों तरफ हमने क्या करा, 1 बटा कर दिया, यानी इनका व्युत्क्रम कर दिया। अब 1 बटा अनंत तो होता है 0, अब 1/n है, दोनों तरफ 2 से गुणा कर दो तो 2/n हो जाएगा, और इसको 2 से गुणा कर दोगे तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, 0 ही रहेगा, तो 2/n टेंस टू कितना हो गया, 0, इसलिए यहाँ पर आ गया था 2/n टेंस टू 0। अब देखो, ये एक जैसा, ये एक जैसा, ये एक जैसा, जब तीनों x बराबर हो या तीनों चीज़ें बराबर हो तो हम इसके मान को लिख सकते हैं 1, इसलिए इस पूरे का मान हमने लिखा था 1, और आपके पास आंसर क्या, सिर्फ यही बचा था, e माइनस 1/e। अब आपको समझ आया, अगर आपको समझ आया हो तो एक लाइक जरूर बनता है। देखिए दोस्तों, साधारण निश्चित समाकलनों का मान ज्ञात करना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉमन डेफिनेट इंटीग्रल। अब इसमें क्या है, जो साधारण से क्वेश्चन है जो आप करते आए हो, जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, जैसे 0 से π/2, यहां ले लेते हैं cos x dx, तो cos x का समाकलन कितना होता है, कितना होता है, sin x, ये कितना हुआ, 0 से π/2, एक बार π/2 रख दो, sin π/2 माइनस x की जगह एक बार रखा 0, तो इसका आंसर कितना है, 1 माइनस 0। तो ये साधारण है, जैसे और एग्जांपल ले लो,
जो डायरेक्ट सॉल्व होता है ना उसको हम साधारण बोल रहे हैं। जैसे मान लो ये दे रखा है आपको x की घात 3 dx, तो ये कितना हो जाएगा x की घात 4, इसको पाई बटा 2 की जगह कर लेते हैं 4, 4 बटा 4, 0 से 4, एक बार 4 रख दो तो 4 की घात 4 बटा 4, एक बार 0 रख दो 0 बटा 4। समझ में आया? एक बार क्या किया, एक बार हमने 4 रख दिया, एक बार 0 रख दिया, तो 4 की घात 4 एक माइनस कर दोगे तो बच जाएगा 4 की घात 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये साधारण है, लेकिन जब हम बात प्रतिस्थापन की करेंगे, अभी नेक्स्ट देखिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया आपको? ये तो साधारण है। प्रतिस्थापन विधि से निश्चित समाकलनों का, अब ये हम बात करेंगे प्रतिस्थापन किसमें? निश्चित में। प्रतिस्थापन विधि से निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करना। अब ये ना थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ना, आपको आता है सबको, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। ध्यान से पढ़ने के पीछे का रीज़न समझो। यहाँ पर हम जो लिमिट लगाएंगे ना, वो लिमिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिट की वजह से ही आपका आंसर गलत हो सकता है, लिमिट की वजह से आपका आंसर गलत हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, 0 से अनंत साइन मैंने ले लिया tan इनवर्स x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, मैंने ये क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ प्रतिस्थापन हो रहा है, कैसे? अब प्रतिस्थापन वाला अगर आपने टॉपिक अच्छे से देखा होगा मेरी लास्ट वीडियो में, इस वीडियो के लास्ट में मैं वो लिंक आपको बता दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट समाकलन का पार्ट फर्स्ट देख लेना, जिसमें अनिश्चित समाकलन के बहुत सारे क्वेश्चन, बेसिक कंसेप्ट है। और आप एग्जाम, अगर वो वीडियो देख के एग्जाम में जाते हो आप, तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो छूट सकता हो, आप सभी क्वेश्चन करोगे, सभी क्वेश्चन। देखो इसमें क्या करना है, अगर मैं tan इनवर्स को माना, tan इनवर्स x को, tan इनवर्स x बराबर t रखने पर, तो इसका अवकलन किया तो कितना हो जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा dt बटा dx, तो ये हो जाएगा dx बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर dt। ये समझ में आया? तो dx की जगह कितना आ जाएगा dt। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा लिख दिया, और अब अगर मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, साइन, इसकी जगह तो आपने t रखा था और dx की जगह आ गया dt। अब अगर मैं लिमिट लगा दूंगा ना ये वाली, तो ये नाइंसाफी होगी इस क्वेश्चन के साथ में। अब आप पूछोगे कैसे? देखो ये जो लिमिट है क्वेश्चन में x की टर्म में है, x की फॉर्मेट में आपको दिया है, और अगर आप लिमिट लगा रहे हो क्वेश्चन तो आप t में बदल चुके हो, तो आपके पास जो लिमिट होगी वो भी t की फॉर्मेट में होगी। अब वो कैसे निकालें? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। एक बार x बराबर 0 रख दो, x बराबर 0 रख दिया किसमें? इसमें tan इनवर्स 0, तो ये आपके पास t का मान आ जाएगा। tan इनवर्स 0 कितना होता है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0, और एक बार x बराबर कितना रख दो अनंत, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स अनंत। ठीक है, अब ये बराबर t, और t का मान यहां से कितना आ जाएगा पाई बटा 2। तो जब 0 से अनंत तक की लिमिट थी तो वो बन जाएगी 0 से पाई बटा 2, तो यहाँ पर ये बन जाएगा 0 से पाई बटा 2। अब आप अगर कहो कि बोले सर अगर मैं चेंज नहीं करता हूँ तो क्या मेरा आंसर सही है क्या? नहीं, आपका आंसर गलत होगा। पर अगर, ध्यान से सुनना, अगर आप क्वेश्चन को वापस x के टर्म में चेंज कर देते हो और फिर लिमिट लगाते हो तो फिर कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि वहां हम लिमिट किस पे लगाएंगे? x पे लगाएंगे। ठीक है, x के लिए लगाएंगे और x की लिमिट है। साइन टी का कितना होता है? माइनस कॉस टी, ये हो जाएगा 0 से पाई बटा 2, एक बार ये रखा कॉस पाई बटा 2 माइनस, देखो ध्यान रखना माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा कॉस 0। साइन पाई बटा 2 1 होता है, कॉस पाई बटा 2 0 होता है। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो एक आंसर आ गया इसका। ये समझ में आया आपको? बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है,
पर आप समझो इसको, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है। बस आपको किस पे ध्यान रखना है, आपको ध्यान देना है लिमिट पर, कि लिमिट किस तरह की क्वेश्चन में है। और जब भी आप उसको मान रख रहे हो तो वो एक भाग जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका अगर भाग क्लियर हुआ, इसको नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और इसमें अगर अपन चाहें तो कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम ले लिया 0 से 1 2x बटा 1 प्लस एक्स की घात 4 dx। अब इसको कैसे करें, ये भी प्रतिस्थापन करिए। 0 से 1 2x, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। डायरेक्ट तो मान रख नहीं सकते ना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट रख दोगे तो वो 3x क्यूब बन जाएगा, 4x क्यूब। अब यहां पर देखो, अगर मैं इसको t रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर dt बटा dx। 2x तो है, तो 2x dx की जगह कितना आ जाएगा dt। अब बात कर लेते हैं लिमिट की। तो देखो x बराबर एक बार रख दिया 0, तो t बराबर कितना आ जाएगा, इसमें 0 रखो तो t बराबर 0, और x बराबर एक बार 1 रख दो तो t बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो क्वेश्चन अब बन जाएगा, जो 0 से 1 था वो बन जाएगा 0 से 1, और ये बन जाएगा 2x dx की जगह तो आ गया dt बटा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब मेरे जवाब शेरो आपको पता है, ये हम कर चुके हैं। किसका फॉर्मूला है, tan इनवर्स x का। तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स t। 0 से 1, एक बार क्या रखोगे 1, और एक बार क्या रखोगे 0। समझ में आया। इसका आंसर आप मुझे बताओगे। एक आपको पता है किस पे होता है, 45 पे होता है। 45 को क्या बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और 0 पर क्या होता है, ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हुआ आपका। अब हम करते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया 0 से पाई बटा 2 cos x dx बटा 1 प्लस साइन x और 2 प्लस साइन x। अगर आप साथ साथ में पुराना भी रिवाइज करते जाओगे ना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ साथ में पुराना भी रिवाइज करते जाना। यहाँ हम बात करते हैं, क्या करें, सिंपल सा है। दिख रहा है कि साइन एक्स का अवकलन cos x होता है, तो साइन एक्स को t रख देते हैं। साइन एक्स को t रख दिया, साइन एक्स का अवकलन किया, कितना आ जाएगा cos x, तो ये हो जाएगा cos x dx बराबर dt। ये तो बात हुई इसकी। अब बात कर लेते हैं लिमिट की। जब x बराबर 0 है तो साइन 0 कितना होता है 0, तो t बराबर भी 0 हो जाएगा। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो ऐसे लिख लेना साइन 0, और इसका मान 0 होता है। और जब x बराबर पाई बटा 2 होता है तो t का मान हो जाएगा साइन पाई बटा 2, कितना होता है 1। तो जो 0 से पाई बटा 2 था वो बन जाएगा 0 से 1। तो क्वेश्चन बन गया 0 से 1 dt बटा ये बन जाएगा 1 प्लस t, और ये बन जाएगा 2 प्लस टी। समझ में आया, 2 प्लस टी। अब ये क्वेश्चन कैसा बन गया, ये क्वेश्चन कैसा बन गया आंशिक भिन्न वाले तरीके से। आप इसको कैसे करोगे, आंशिक भिन्न वाले तरीके से। मैं आपको फॉर्मेट बना के दे देता हूँ, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में करे हैं आंशिक भिन्न के। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास a बटा 1 प्लस टी प्लस बी बटा 2 प्लस टी। किसका मान निकालोगे, a और b का मान ज्ञात करोगे, इसमें रखोगे, आंसर आपको पता होना चाहिए। क्लियर। तो ये बहुत बेसिक सा कंसेप्ट था। एक क्वेश्चन और हम समझते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एक चीज और आप एक चीज और जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 1 से e की घात x 1 प्लस x log x बटा x। ये क्वेश्चन है आपका। पर इसके पहले आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। समाकलन जब भी हम करते हैं किसका, e की घात x का। अब एक ध्यान से देखना, अगर बाहर आपको e की घात से x दिया है, यहां पर मान लीजिए कोई फलन दिया है fx, और यहां पर उसका अवकलन मौजूद है, तो इसका आंसर जो होगा ना
वो आपको डायरेक्ट लिखना है। कितना होता है, e की घात x एफ एक्स। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों होता है, करके देखोगे तो यही आंसर आएगा। अब इससे संबंधित एक बात समझते हैं हम, एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा e की घात x, यहां लिखा x स्क्वायर और यहां लिखा 2x। अब x स्क्वायर का अवकलन 2x होता है, तो इसका आंसर अगर आप पूरा सॉल्व करके निकालोगे ना तो e की घात x स्क्वायर ही आएगा। तो आप पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। अब यहां पर देखो, तो e की घात x आपको जैसे ही दिखे ना तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही क्लिक करना चाहिए। इसको बांट देते हैं, 1/x प्लस x log x बटा x dx। एक x से तो एक x कट गया, 1/e की घात x 1/x प्लस log x। अब ध्यान से देखो, ये क्या है, f(x) और इसका अवकलन कितना होता है, f'(x), ये होता है ना इसका अवकलन। तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले से e की घात x, f(x) कितना है यहाँ पर log x, तो यहाँ लिख दो log x। अब यहाँ पर लिमिट चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमने बदला ही नहीं कुछ। एक बार e रख दो, तो e की घात e log e माइनस e की घात 1 log e। e की घात e एज इट इज आ गया, ये log e का मान होता है 1 माइनस e की घात 1 एज इट इज आ गया, log 1 का मान होता है 0। तो e की घात e जो है वो इसका आंसर है। क्लियर हुआ। देखो दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए 0 से π/2 रूट 10x प्लस रूट cot x। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार बोर्ड्स में पूछा गया है। आप किसी भी जिले के हो, किसी भी राज्य के हो, ये क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आ जाता है। अब देखिए इसको करना कैसे है, बड़ा सिंपल सा है। ये 0 से π/2 आपने ऐसा का ऐसा लिखा, इस रूट 10x को लिख सकते हैं रूट sin x बटा cos x, ऐसे लिख सकते हैं इसे। और इसी तरह इसे लिख सकते हैं रूट cos x बटा रूट sin x dx। इस तरह से लिखा जा सकता है। इसका एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा 0 से π/2 रूट cos x sin x। एक ही बात है, रूट a को गुणा करूंगा अगर रूट b से तो ये बन जाएगा रूट ab। ठीक है, तो इसी तरह से cos x और sin x को गुणा किया तो ये बन जाएगा ये। इसको इधर गुणा कर दो तो ये बन जाएगा रूट sin x का होल स्क्वायर प्लस रूट cos x का होल स्क्वायर। अब क्या बना, ये तो बन गया 0 से π/2, ये बन गया sin x प्लस cos x बटा रूट cos x। अब चूंकि हम बात कर रहे हैं प्रतिस्थापन की, तो यहाँ पर प्रतिस्थापन कहाँ यूज में लें, तो बड़ा सिंपल सा टेक्निक है। आपको नीचे ऐसी टर्म बनानी है जिसका अवकलन ऊपर मौजूद है। तो अगर मैं देखो, ये मेरे पास लिखा है cos x और sin x, ठीक है। अगर मैं इसमें एक जोड़ दूं, एक घटा दूं, लेकिन और उसके साथ साथ मैं 2 से गुणा कर दूं, जैसे मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया, मान लीजिए अभी जो समझा रहा हूं ना वो समझो, 2 से गुणा कर दिया। अब 2 से गुणा करने के बाद मैंने क्या किया, इसमें एक जोड़ दिया और एक घटा दिया। ये 1 प्लस 1, ये -1 और इसके साथ में जो प्लस है वो, ठीक है, ये वाला प्लस है ना। एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, बराबर होगी समीकरण। अब हमने क्या किया, अगर मैं इस एक को लिख दूं sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, किसी भी एक को लिख दो, ऐसा कंफ्यूज मत होना आप। तो sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये -1 मैंने ऐसा कैसा लिख दिया प्लस 2 sin x cos x ऐसा कैसा लिख दिया। इसको ध्यान से देखो, ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर, ये बन गया 2ab, और ये पूरा बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, और ये -1 आपका ऐसा आ गया। समझ में आया। अब ये चीज अगर मैं इसमें करूँ तो देखो, अब रूट के अंदर है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि रूट के अंदर है, तो फिर क्या करें, तो बड़ा सिंपल सा है, रूट वाले से गुणा कर दो। सिंपल सी चीज, सिंपल से करेंगे। रूट 2 के अंदर ये 2 को गुणा कर दो। अब 2 को गुणा करने का मतलब क्या है कि रूट 2 को गुणा कर दो। तो रूट 2 इसमें तो है ही नहीं, लेकिन हमारी इच्छा से जोड़ रहे हैं, तो रूट 2 से भाग भी कर दो, रूट 2 से गुणा भी कर दो। तो रूट 2 cos x sin x ऐसा लिख दिया। अब क्या करें, तो बड़ा सिंपल है, इसके बाद तो और सिंपल हो गया। रूट 2 आ गया
0 से पाई बटा 2 आ गया। यहाँ का नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ √2 0 से पाई बटा 2, या आपके पास आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा रूट के अंदर आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये कहाँ से आया? अरे भाई इसको गुणा कर दे अंदर, देख 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। इस पूरे को ऐसा लिख दिया है रूट के अंदर, बस और कुछ नहीं किया है नया। अब क्या करें? अब एक को लिख दिया हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ऊपर तो आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नीचे आ गया 1, इसको लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अभी आ गया √2 0 से पाई बटा 2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटा 1 माइनस, इस पूरे को लिख सकते हैं क्या? अच्छा एक बार ध्यान रखना है रूट के अंदर है पूरा, यहाँ पर रूट, ये रूट के अंदर है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 1 माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो ये क्या बन गया आपके पास? अब इसको अगर मैं t रखता हूं, माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर t है, तो साइन एक्स का तो हो गया कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो गया प्लस साइन एक्स, dx बराबर dt। अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन गया, √2 इसकी जगह तो आ गया dt √1 माइनस टी स्क्वायर। समझ में आया? ये आपका फॉर्मूला है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है? साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है, तो ये साइन का फॉर्मूला है। पर क्या ये अभी सही है? नहीं, जब तक इसमें आपने लिमिट नहीं लगाई तब तक सही नहीं है। अब क्वेश्चन x में था, आपने t में बदल दिया, लेकिन लिमिट हमारे पास अभी भी x की है, तो हम क्या करेंगे? हम लिमिट थोड़ी चेंज कर देते हैं, t में बना देते हैं। t में बनाने का तरीका क्या है? एक बात देखो, ये लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर t। एक बार t बराबर x बराबर कितना रखोगे? 0। x बराबर 0 रख दो, तो देखो साइन 0 माइनस कॉस 0 बराबर t। तो साइन 0 कितना है? साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, t का मान 0। एक बार x बराबर पाई बटा 2 रख दो, तो साइन पाई बटा 2 माइनस कॉस पाई बटा 2 बराबर t। साइन पाई बटा 2 का मान ये 0 बराबर t। तो जो लिमिट 0 से पाई बटा 2 लग रही थी वो अब लगेगी कहाँ से? -1 से +1। ठीक है, तो ये -1 से +1। अब क्या, आप तो फॉर्मूला लगाना है सीधा सीधा सा, जो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व करो। इस तरह से आपको इसको करना है। ठीक है, अब अभी आपने जो सीखा है ना वो बहुत बेसिक सा है। अब हम क्या बात करेंगे? अब हम बात करेंगे गुणधर्म की, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड में क्वेश्चन पक्का है, क्योंकि अब समाकलन में हम बात करें तो समाकलन वैसे भी बहुत ज़्यादा मार्क्स का है, तो इसमें गुणधर्म में से क्वेश्चन उठ के आ जाता है। तो पहले हम गुणधर्म देखते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे या उससे संबंधित प्रश्नों को करेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, निश्चित समाकलों के मूल गुणधर्म से संबंधित प्रश्न, क्वेश्चंस रिलेटेड टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। अब यहाँ बात होती है कि इतना कुछ पढ़ लिया हमने समाकलन में, उसके बावजूद भी हम प्रॉपर्टी या गुणधर्म जो है वो क्यों पढ़ रहे हैं? इससे क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो जाता है। निश्चित समाकलन के जितने क्वेश्चन हैं वो गुणधर्म लगाने से और ज़्यादा आसान हो जाते हैं, वो देखेंगे भी हम। देखिए, अब यहाँ मैंने इसको अलग अलग प्रकार में बांट दिया है, जिससे आपको गुणधर्म याद नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ समझना पड़ेगा। जब फलन f(x) की सीमा x बराबर 0 से a हो, तब हम इस गुणधर्म का उपयोग करेंगे। अब वो कैसा भी क्वेश्चन हो, इसी को लगाना है। ठीक है, लेकिन एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक क्वेश्चन में दिया नहीं गया हो कि गुणधर्म से सॉल्व करो, तब तक आप चाहो जैसे कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर समझना, 0 से पाई बटे 2 दे रखा है, साइन की घात 3/2x बटा साइन की घात 3/2x प्लस कॉस की घात 3/2x। जब ऐसा क्वेश्चन हो, सबसे पहले इसको देखो, फिर इसको देखो। ठीक है, यानी कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है, ये वाला। अब ये अगर गुणधर्म इसमें लग रहा है तो फिर इसको हल कैसे करना है? सबसे पहले देखिए, आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया है ना उसको आई मान लो। 0 से पाई बटा 2 साइन की घात 3/2x
साइन की घात 3/2x प्लस कॉस की घात 3/2x dx। इसको मान लो समीकरण 1 मान ली। फिर क्या करना है, फिर उसके बाद गुणधर्म लगा दो। अब गुणधर्म से कैसे, 0 से a, तो आपको क्या करना है, जहां पर भी x लिखा है ना उसकी जगह a माइनस एक्स लिखना है, बस इतना ध्यान रखना। तो ये i बराबर हो गया 0 से π/2 साइन, इस x की जगह मैं लिख रहा हूं π/2 माइनस एक्स, और इस पूरे की घात लिख सकता हूं ना मैं 3/2 बटा, नीचे कितना आ जाएगा यहाँ पर हर में साइन π/2 माइनस एक्स, और इस पूरे की घात 3/2 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स की घात 3/2 dx। ये आपने निकाल लिया, सिंपल से। अभी मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ नया, मैं इतना बेसिक बता रहा हूँ आपको कि आपको देखते ही समझ आ जाएगा। ये समझ में आया। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो यहां लिखो साइन, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, i बराबर 0 से π/2, ये बन जाएगा कॉस की घात 3/2x, ये भी बन जाएगा कॉस की घात 3/2x प्लस साइन की घात 3/2x dx, समीकरण 1 2। अब यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मैंने क्या किया, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा। ठीक है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब समीकरण 1 जैसा बता रहा हूं मैं प्रोसेस, आप बिल्कुल वैसे याद करो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, और राइट हैंड साइड मतलब बराबर के इधर वाले हाथ की तरफ जो है ना, उल्टे हाथ की तरफ, उसको साथ साथ में जोड़ते हुए चलना, वरना आप गलत कर दोगे एग्जाम में। एक गलती हो जाती है इसमें, ये 2i लिखना भूल जाते हैं। देखो ये i और ये वाला i जुड़ के बन गया 2i, और ये वाला भाग और वो वाला भाग, यानी ये वाला भाग और वो वाला भाग, तो ये कितना हो जाएगा 0 से π/2, ये तो बन जाएगा आपके पास साइन 3/2x साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2x प्लस कॉस 3/2x प्लस बटा कॉस 3/2x प्लस साइन 3/2x dx। ये समझ में आया। अब देखो आधार इनके क्या है, इनका जो हर है वो समान है, तो जोड़ लो। तो 2i बराबर, अरे भाई समझ तो आ रहा है ना, समझ तो आ रहा है आपको। देखिए इसको आपने लिखा साइन 3/2x प्लस कॉस 3/2, नीचे ही दोनों बराबर है, समान है, तो ऊपर वाली संख्या को ऐसा का ऐसा लिख दो जोड़ के, साइन 3/2x कॉस 3/2x लिख दिया, ये हुआ dx। ये काट दो, इसको एक जैसा है तो कट गया, एक बार कट गया। तो 2i बराबर 0 से π/2, और ये कितना बन गया 1, या dx। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का क्या होता है x, और इसकी सीमा है 0 से π/2, और इसको आप लिख सकते हो, सीमा लगा दो तो π/2 माइनस 0, तो 2i बराबर π/2 और i बराबर π/4। ये समझ में आया आपको, इजी था। क्या किया वापस ध्यान रखो, 3 स्टेप में ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन सबसे पहले देखो उसकी सीमा, जैसे आपने उसकी सीमा को देखा, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सीमा देखने के बाद आपको सबसे पहले गुणधर्म सोचना है कौन सा लगेगा इसमें, ठीक है। फिर गुणधर्म सोचने के बाद जो क्वेश्चन दिया है उसको आपको क्या मानना पड़ेगा, i, और फिर गुणधर्म लगा दो।
गुणधर्म लगाने के बाद जो आपको मिलेगा उसको आपके पास हो गया चौथा स्टेप, फिर दोनों को जोड़ दो पांचवा स्टेप और आंसर आ जाएगा। फिर सिंपल समाकलन कर दो। और अधिकतर केस में क्या होता है कि ये जो है ना हिस्सा ये कटेगा ही कटेगा, ये अधिकतर एक केसेस में यही होगा और उसका आंसर एक आ जाएगा यहाँ पर कट कर, ठीक है। फिर उसके बाद समाकलन करना तो आपको आता ही है। तो ये इस वाले भाग में अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में देखो, जहाँ पर जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो ना तो कमेंट सेक्शन में मुझे वो टाइम बता दीजिएगा, वो टाइम आप मार्क कर दीजिए कि इस टाइम पर यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं कोशिश करूँगा कि पर्टिकुलरली वही टाइम वाली प्रॉब्लम की एक और वीडियो बना दूँ और उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ, जिससे आपका टाइम बच जाए और आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ये क्लियर हो गया अच्छे से आपका dx, ये आपको क्वेश्चन दे दिया। अब अगर इस क्वेश्चन में दिया है ना कि आपको गुणधर्म से करना है तभी इसको गुणधर्म से करना, वरना क्या फॉर्मूला लगाओगे, जब sin x और cos x की घात क्या हो, सम संख्या हो तो क्या करेंगे 1 माइनस cos 2x वाला फॉर्मूला जो होता है वो हम यहाँ लगा देंगे। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं गुणधर्म की, तो गुणधर्म लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसकी सीमाएं देखनी है, देख ली। फिर इसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको इसको i मानना है। फिर क्या करना है, फिर उसके बाद गुणधर्म से लगाना है। गुणधर्म लिख देना आप जो भी लगा रहे हो, जैसे मैं यहाँ पर इसी की बात कर रहा हूँ तो मैं यही लिखूंगा हर बार। तो 0 से π/2, ये इसको आपने मान लिया समीकरण 1। गुणधर्म लगा दिया तो ये i हो गया, साइन x की जगह आएगा π/2 माइनस एक्स। यहाँ पर जो होता है ना ये वही इसमें आता है π/2 माइनस एक्स। जैसे यहाँ पर a था तो ये a माइनस एक्स आया, और इस पूरे का कितना है होल स्क्वायर dx। अब 0 से π/2, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, तो cos स्क्वायर x dx। ये समझ में आया। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस थीटा को cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ये समीकरण 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, 1 और 2 को जोड़ दोगे तो ये बन गया 2i बराबर 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो 0 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1 dx। 1 का कितना होता है x, 0 से π/2 और यहाँ कितना है 2i। ये वाला भूल मत जाना, अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा π/2। अब ये वाला 2 को नीचे भेज दूंगा मैं, तो ये बन जाएगा π/4। ये इसका आंसर है। समझ में आया आपको। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 0 से π/4 log 1 + 10x dx। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, ठीक है। देखिए क्या करना है, सिंपल कंसेप्ट हम आप लगाते हैं। सबसे पहले इसको क्या मानते हैं हम, i। अच्छा यहाँ पर देखना π/4 है और हमारे पास 0 से a था, तो आपको तो ये देखना कि ये 0 हो और यहाँ पर ये a हो। a π/2 है, जो भी वैल्यू हो सकती है ना। बस ध्यान रखना है कि अगर π/4 है तो यहाँ पर 10 है, क्योंकि 10 π/4 + x का फॉर्मूला बन जाता है। ऐसे 10 π/2 है तो वो 90 माइनस थीटा हो जाता है। इसको ध्यान से देखो, मैंने सबसे पहले इसको i माना, तो ये हो जाएगा 0 से π/4 log 1 + 10x। जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, उसे आप i मान लो और समीकरण 1 नंबर दे दो। फिर क्या करना है, फिर उसके बाद गुणधर्म लगा दो। गुणधर्म से, अब गुणधर्म आप जैसे ही लगाओगे तो ये बन जाएगा 0 से π/4 log 1 + 10 π/4 माइनस x dx। अब यहाँ पर समझना ज़रूरी है, देखो इसको नोट कर लो शायद साथ साथ में। 10 π/4 माइनस x, इसका एक फॉर्मूला होता है, ये 10a माइनस b का फॉर्मूला है। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 10a माइनस 10b बटा 1 + 10a 10b। 10 π/4 का मान होता है 1, तो 1 माइनस 10x बटा 1 + 10x। तो इसको ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे आप,
1 माइनस टेन एक्स बटा 1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। अब इसको एक बार एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं ना, ताकि और आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना। ये नोट कर लिया आपने, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। अब इसको ध्यान से देखो क्वेश्चन को। ये मैंने लिखा है यहाँ पर बराबर 0 से पाई बटा 4, एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन एक्स, ये आपके पास आ गया 1 प्लस टेन एक्स प्लस 1 माइनस टेन एक्स। ये टेन एक्स से टेन एक्स कट गया। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग टिकटॉक चलाते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप में से कितने लोग टिकटॉक चलाते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, फिर मैं आपको एक अच्छा सा टिप दूंगा। समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं, फिर क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, यानी कि दोनों को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो एक तो है आपके पास ये, तो 2i बराबर 0 से 4 0 से पाई बटा 4 log 1 प्लस टेन एक्स प्लस log 2 बटा 1 प्लस टेन एक्स। ठीक है, अब क्या करें, तो log m प्लस log n, तो log m गुणा n कौन सा फॉर्मूला लगा है यहाँ पर, यहाँ पर हमने क्या लगाया है, यहाँ आपने लगाया है log m गुणा n। इसको आप लिख सकते हो log m प्लस log n। ये इस तरह लिखा होता था, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, ये दोनों एक जैसे कट जाएगा, log 2 बच गया। log 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यानी कि अचर राशि है, बाहर आ जाएगी। तो आपके पास बच जाएगा 0 से पाई बटा 4 dx। log 2 तो बाहर आ गया, यहाँ कितना बचा 1, या dx का कितना होता है 1, 1 का मतलब x, तो x और यहाँ कितना हो जाएगा 0 से पाई बटा 4, पाई बटा 4 रख दो इसमें, तो ये हो जाएगा log 2 पाई बटा 4। इस 2 को उससे गुणा कर दो, पाई बटा 4 आगे आ जाएगा ना, तो ये बन जाएगा पाई बटा 8 log 2। ये इसका आंसर है। समझ में आया, क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 से पाई बटा 2 log sin x माइनस log sin 2x। अब इसको समझते हैं कि क्या इसको अब अगर आप i मानते हो तो क्या क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी दिख रही है आपको। अब आप पूछ रहे हो कौन सी प्रॉपर्टी, तो आप देखो गुणधर्म कौन सा दिख रहा है आपको, भाई ये 2 इसके आग के ऊपर जा सकता है। कैसे, आपने ये वाली प्रॉपर्टी तो देखी है, ये देखा है ना आपने, log m की घात n log m, ये आप सबने देखा है। तो ये देखो, अगर इस 2 को मैं आगे भेज देता हूँ यहाँ पर, तो ये यहाँ पर चला जाएगा ना, समझ रहे हो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को उसकी फॉर्मेट में बनाते हैं कि ये हल किस तरह करना है। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो log sin स्क्वायर x माइनस log sin 2x, लिख सकते हो। अब यहाँ पर देखो log m माइनस log n लग रहा है, तो इसको आप लगा सकते हो log m बटा n। मैं लिख दूंगा यहाँ पर मैंने क्या क्या काम में लिया है, log sin स्क्वायर x बटा sin 2x। अब sin 2x का तो फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, तो वो लिख लेते हैं। 0 से पाई बटा 2 log sin स्क्वायर x बटा 2 sin x cos x। अब देखो, ये साइन से एक साइन कट गया, तो 0 से पाई बटा 2 इस। अब देखो, ये आपके पास क्या बन गया, log sin x बटा 2 cos x।
अब ये सिंपल सा दिख रहा है कि log m गुणा m की अगर कोई प्रॉपर्टी बनती है जोड़ने पर तो फिर ये कट जाएगा। तो अब हम करें क्या इस केस के अंदर, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और ये तो i है ही आपके पास, ठीक है। अब क्या किया, अब गुणधर्म लगा दो, गुणधर्म लगाया तो ये तो बन गया i, ये 0 से पाई बटा 2 log साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स बटा 2 कॉस पाई बटा 2 माइनस एक्स dx। तो 0 से पाई बटा 2 log साइन एक्स, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये कितना हो जाएगा साइन एक्स। अब समीकरण 1 इसको हम मान सकते हैं समीकरण 2, चेंज हो गया ना देखो, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं हम जोड़ते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ दो, तो ये कितना बन जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बटा 2 log साइन एक्स बटा 2 कॉस एक्स। अब आपके मन में अगर ये चल रहा हो कि मैंने यहाँ पर इसके साथ में ये क्यों नहीं लगाया, दोनों के साथ सेम ही है ना इसलिए, ठीक है। और ये पूरा 1 बन गया, अब ये log m प्लस log n बन गया, तो इसे हम लिख सकते हैं 2i बराबर log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा log m गुणा n, यानी साइन एक्स बटा 2 कॉस एक्स गुणा कॉस एक्स बटा 2 साइन एक्स। समझ में आया, साइन एक्स बटा 2 कॉस एक्स बटा 2 साइन एक्स, एक कॉस एक्स से ये कट गया, ये साइन से ये कट गया, तो 2i बराबर 0 से पाई बटा 2 log 1 बटा 4 dx। log 1 बटा 4 को बाहर निकाल लो, तो ये बच गया 0 से पाई बटा 2 और यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं बचा, तो ये बच जाएगा log 1 बटा 4, इसका हो गया x 0 से पाई बटा 2, तो ये कितना बन गया log 1 बटा 4 और ये हो जाएगा पाई बटा 2 माइनस 0। अब क्या ये log 1 बटा 4 सही है क्या, इसको आप क्या लिख सकते हो log m माइनस log n, तो मैं इसको भी लिख देता हूँ log m माइनस log n, और 4 को मैं लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये पाई बटा 2 आपके पास ऐसा का ऐसा आ गया। log 1 का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा और ये 2 आपके पास आगे आ जाएगा, तो 2 पाई बटा 2 आगे आ गया, तो ये बच जाएगा log 2, ये तो कट गया। अब यहाँ पर 2i चल रहा है आपके पास, तो वो i तो यहाँ रुक गया और ये नीचे आ गया, तो माइनस का पाई बटा 2 log 2 इसका आंसर है। समझ में आया, माइनस का पाई बटा 2 log 2 इसका आंसर है। अब आप देखो इसमें मैंने क्या क्या काम में लिया, स्टार्टिंग से आप देखना, अगर आपने कहीं छूट गया हो ध्यान से तो देख लेना। यहाँ पर आपके पास मैंने एक, यहाँ पर तो आपने क्या किया, इस 2 को यहाँ भेजा है, इस 2 को यहाँ भेजा है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है जो आपने पढ़ी है, log m की घात अगर n है तो इसको लिख सकते हैं n log m, ठीक है, इसलिए। और इस तरह से लिखा हो तो इस तरह से लिख लेते हैं, ये क्लियर। फिर यहाँ log m माइनस log n, तो यहाँ कौन सी लिया आपने log m बटा n, कितना होता है log m माइनस log n, ठीक है। फिर क्या किया हमने, फिर हमने इसको तो सॉल्व किया काट के, फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो गुणधर्म लगाया, ये ध्यान रखना गुणधर्म लगा हुआ है। फिर क्या किया, यहाँ पर हमने गुणधर्म लगा दिया, तो पाई बटा 2 आ गया, ये cos x हो गया, और यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद आपके पास ये केस बना, इसको वापस लिख सकते हैं log m, इसको हम लिख सकते हैं log m गुणा n बराबर कितना होता है
लॉग एम प्लस लॉग एन, ये समझ में आया। फिर क्या किया, ये लिख दिया गुणा के अंदर। अब 1/4, अब यहाँ पर देखो ये मैंने वैसे तो लिख दिया पूरा, 0 से π/2 log 1/4, पूरा का पूरा एक अचर राशि है इसलिए बाहर निकाल लिया। ये पूरे को बाहर निकाला तो आपके पास ये आ गया 0 से π/2 dx, ठीक है। log 1/4 आ गया 0 से π/2। अब एक dx का कितना होता है समाकलन x, तो ये आ गया आपके पास x 0 से π/2। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या रखा, यहाँ पर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा कर दिया। यहाँ पर हमने log m माइनस log n फिर लगाया, इस जगह ध्यान रखना। और फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया, बस उसके बाद तो कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें हमने नहीं की। ये आपको समझ आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको करा रहा हूँ तो इस पे ही फोकस रखिएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है 0 से ax रूट a माइनस एक्स डी एक्स। हम क्या करें, इसे i मान लेते हैं। आप सोच रहे होंगे ये 0 से a है, 9 नहीं है, ध्यान रखना ना। आप सोच रहे होंगे मैं इसी के क्वेश्चन ज़्यादा क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में इसी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं ये क्वेश्चन ज़्यादा करवा रहा हूँ। बाकी मैं सबको बाकी क्वेश्चन अभी हम करते हैं। x की जगह कितना आ जाएगा, a माइनस एक्स, यहाँ पर रूट a माइनस एक्स डी एक्स, तो 0 से a माइनस एक्स, इसको सॉल्व करोगे तो कितना बचेगा, रूट एक्स। ये समझ में आया। अब इस रूट एक्स को अंदर गुणा कर दो। अब आप पूछोगे यहाँ गुणा क्यों कर रहे हैं, अरे भाई या आपने प्रॉपर्टी लगा दी या आपने गुणधर्म लगा दिया, अब आगे जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा ही आंसर आ रहा है। कैसे, इसको रूट एक्स को अंदर गुणा कर दो, रूट एक्स को, तो ये बन गया 0 से a एक्स की घात 1/2 और x की घात 3/2। अब ये 1/2 और 3/2 कैसे आया, x की घात 1/2 है, इसको इससे गुणा किया तो 1/2 आ गया। x की घात 1 है और x की घात 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, तो 2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 3/2। समझ में आया, इस तरह से किया। अब बात करते हैं हम, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो a तो बाहर आ गया, x की घात 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, समझ में आया, ये समझ में आया। फिर उसके बाद माइनस इसके साथ x की घात 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1। अब एक बात ध्यान रखना, यहां पर इसकी सीमा कितनी है, 0 से a तक, तो इसको पहले हल करो। a तो ऐसा कैसा आ गया, x की घात 3/2, तो नीचे भी 3/2 होगा, उल्टा कर दो, 2/3 हो जाएगा, तो 2a/3 और ये हो जाएगा x की घात 3/2 माइनस x की घात 3 और 2 कितने होते हैं, 5, तो ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 2/5। 0 से एक बार इसमें a रख दो x की जगह, तो जैसे आप a रखोगे तो ये बन जाएगा 2a/3, 2a/3 x की घात यानी कि a की घात 3/2 माइनस 2 a की घात 5/2/5, और दूसरा वाला तो वैसे भी 0 हो जाएगा क्योंकि वो तो 0 है, तो 2/3 तो ऐसा कैसा आ गया, आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, तो 3/2 प्लस 1 5/2, तो a की घात 5/2, और इधर आपके पास कितना आ जाएगा, a की घात 5/2 है तो पहले से ही 2 और 3 5/2, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 2/5, और a की घात ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 5/2, तो 2/3, ये मत देखना, a की घात 5/2 तो बाहर आ गया कॉमन, 2/3 माइनस 2/5, तो a की घात 5/2, एलसीएम ले लो 15 आ गया, 3 पंजे 15, 5 दूना 10, माइनस 5 3 15, 3 दूना 6, 10 में से 6 गया 4, तो 4/15 और a की घात 5/2। इस तरह से इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन अच्छा है, क्लियर। देखिए रात के 2 बज रहे हैं, तो मेरी मेहनत खराब नहीं जाए और आप पूरी शिद्दत से पढ़ो। आपको जो भी डाउट होता है ना, आप मुझे मैसेज कर दो कि सर इतने ये प्रॉब्लम है, 24 घंटे में आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, 24 घंटे में रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेरे साथ इतनी ही मेहनत करनी है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये दूसरी आपके पास टाइप है। जब फलन f(x) की सीमा x बराबर 1 से a से x बराबर a से b हो तो आपको ये गुणधर्म लगाना है। जैसे क्वेश्चन है, अब ये आपके पास a है यहाँ पर और ये आपके पास b है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम i मान लेते हैं, π/6 से π/3 1 प्लस 1/10x dx, समीकरण 1। फिर गुणधर्म लगा दो, i बराबर π/6 π/3 1/1 प्लस रूट 10 π/6 π/3 माइनस x dx। देखो π/6 जो है वो कितना होता है, 30 डिग्री, 6×3 = 18 30 डिग्री, और ये कितना होता है 60 डिग्री, 60 और 30 कितना होता है 90 डिग्री। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूं 90। तो i बराबर π/6 से π/3 1/1 प्लस रूट 10 π/2, π/6 और π/3 कितना होता है 90, 90 को लिखते हैं π/2 माइनस x dx। तो π/6 से π/3 1/1 प्लस रूट 10 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा। इसे आप मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 1 जोड़ दो समीकरण 2 से, तो ये बन जाएगा 2i बराबर π/6 से π/3 1 प्लस 1/√10x प्लस 1/1 प्लस रूट cot x। एलसीएम ले लो, लेकिन एलसीएम क्यों लोगे, आपको पता है ना रूट cot x को आप लिख सकते हो 10x, 1/√10x लिख दो इसको। ये पता है आपको, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 10x tan थीटा और cot थीटा बराबर 1 होता है। अगर ये रूट में है तो ये भी रूट में ही होगा। अगर cot का मान निकालना है तो 1/10, tan का मान निकालना है तो 1/cot। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 2i बराबर π/6 से π/3 1 प्लस 1/√10x डरने का नहीं, क्वेश्चन आपको बहुत इजी सा है, पर कब आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे और क्वेश्चन को समझोगे। ऐसा नहीं है कि मैं करते जा रहा हूं तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर पता नहीं क्या कर रहे हैं। मैं आपके लिए कर रहा हूं, आपको सबसे आसान तरीके से बताने के लिए। इससे आसान आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सबसे सिंपल और सबसे वर्गीकृत किया हुआ कि कब आपको कौन सी गुणधर्म लगाना है। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लोगे तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका एलसीएम लोगे तो कितना बन जाएगा 1/√10x प्लस 1। अब ये √10x जो नीचे बटा में चला जाएगा ना वो ऊपर आ जाएगा। ये आपको समझ में आया, ये मैंने इस वाले भाग को लिखा है, ठीक है, ताकि आप डायरेक्ट लिख सको। तो आपके पास दो आई बराबर π/6 से π/3 और ये बन जाएगा 1 प्लस √10x प्लस √10x 1 प्लस √10x 1/1 प्लस √10x तो बाहर आ गया, कॉमन दिख रहा है ना, π/6 से π/3 ये आपका बाहर आ गया। तो ब्रैकेट में क्या बच गया 1 प्लस √10x, ये कट गया पूरा, कितना बचा 1 का कितना होता है x, तो ये हो गया π/6 से π/3। किसी के मन में ये चल रहा हो कि लिमिट क्यों नहीं चेंज करें, तो लिमिट हम कब करते जब हम कुछ मानते हैं, यहाँ हम कुछ मान ही नहीं रहे। तो ये हो जाएगा π/3 माइनस π/6। तो i का मान हो जाएगा 1/2। अच्छा इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 6, 3 दूना 6 तो 2 पाई माइनस पाई 1/2, 2 पाई में से 1 पाई गया तो π/6 और ये हो जाएगा π/12।
इस तरह से सॉल्व करना है। ये समझ में आ गया आपको। ए से बी की अगर कोई लिमिट हो तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है और उसमें से एक्स को माइनस करना है। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मक्खन की तरह आपको समझ में आएगा। लेकिन कब, जब आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे। तो एक बार भी अगर आप ढंग से देख लेते हो तो एक बार में आ जाएगा, अदरवाइज दूसरी बार में तो आना ही आना है। कोशिश आपको जारी रखनी है, हार नहीं मानना है। किसी भी हालत, किसी भी सूरत हाल में आपको हार नहीं मानना। आपको तो अपनी जंग जारी रखनी है जब तक कि आपकी इस खोपड़ी में नहीं घुसे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो टाइप है, तीसरा प्रकार है जब फलन मापांक में हो, जिसे हम मॉडुलस भी बोलते हैं। तब हम ये गुणधर्म यूज में लेते हैं। ए से लेके सी तक है, एफ एक्स डी एक्स बराबर ए से लेके बी तक पहले जाएगा, फिर एफ एक्स डी एक्स, फिर बी से सी तक जाएगा। अब आप मान लो, इसको इस तरह से मान लो, मान लीजिए आपको 0 से स्टार्ट करना है और 5 तक जाना है, ठीक है, या 10 तक जाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बीच में जो भी स्टॉपेज है ना, आपको वहां से पहले वहां तक जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 5 पर स्टॉपेज है तो 0 से 5 तक जाना पड़ेगा और फिर 5 से 10 तक जाना पड़ेगा। तो 2 भाग में टूट जाएगा। और अगर इससे ज्यादा फलन हुए तो इससे ज्यादा में भी टूट सकता है। अब क्वेश्चन समझो, जैसे 0 से 3 तक है तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। इसे 2 भागों में तोड़ सकते हैं, एक तो प्लस का x-1 और एक माइनस का x-1। तो ये तो x-1 एज इट इज हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ये कब होगा, जब x का मान बड़ा या बराबर होगा किससे। अब पता कैसे लगेगा कि किससे बड़ा है बराबर होगा, तो यहाँ पर देखा करो, इसको 0 के बराबर रख दो, x-1 को 0 के बराबर रख दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1। जब x का मान 1 से बड़ा या बराबर होगा तो ये वाला फलन काम में लेंगे, और जब x का मान 1 से छोटा होगा तो हम ये फलन काम में लेंगे, ऋणात्मक वाला। समझ में आया। अब इसको समझना। अब आपको जाना था 0 से 3 तक, लेकिन अब हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। अब हमारी यात्रा जो है वो सीमित है। हम पहले जाएंगे 0 से कहाँ तक है, किसके बराबर रखा था, 0 के बराबर, 0 से 1 तक, और फिर उसके बाद जाएंगे 1 से लेके 3 तक, और इस तरह हमारी यात्रा पूरी हो जाएगी। तो 0 से 1 तक जाने के लिए अब जो फलन है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। तो पता कैसे लगेगा, अब 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या 1 से छोटा। देखो 1 से छोटा दिख रहा है क्या, 1 से छोटा दिख रहा है तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स डी एक्स प्लस 1 से बड़ा और 3 से छोटा। 1 से बड़ा क्या ये दिख रहा है, तो यहाँ पर x प्लस 1 x-1 डी एक्स। अब इसे सॉल्व कर लो। 1 का कितना होता है x, ये हो जाएगा x²/2, 0 से 1, ये x²/2 माइनस 1 से 3। बस एक बार 1 रख दो, एक बार 0 रख दो, वहां पर एक बार 3 रख दो, एक बार 1 रख दो, आंसर आ गया। सिंपल है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। 0 से 3 x-1 प्लस x-2 प्लस x-3। तो आपको क्या करना है, हर एक को अलग अलग बांट दो। 0 3 x-1 dx प्लस 0 से 3 x-2 dx। अब यहाँ पर मैंने पूरा फलन ही बांट दिया एक, क्योंकि तीनों मापांक है ना अलग अलग इसलिए। और तीसरा है 0 से 3 x-3 dx। तो इसको मान ले I1, इसको मान लो I2 और इसको मान लो I3। I1 को इस तरह से सॉल्व करना है, I2 को भी इसी तरह से करना है और I3 को भी इसी तरह से करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके पास चौथे प्रकार की, जब फलन विषम हो और सीमा -a से a हो, तब हम गुणधर्म -a से a f(x) बराबर डायरेक्ट आंसर 0 लिखेंगे। कब, जब f(x) बराबर कितना हो, जब f(x) एक विषम हो। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। मान लीजिए अब ये विषम क्या है, ये नई चीज थोड़ी है। मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया मैंने -2 से 2, और यहाँ पर दे दिया आपको मैंने, इसको ले लेते हैं -1 से 1, है ना, और यहाँ ले लिया cos x। विषम बोला ना, तो sin x ले लिया। ठीक है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो बड़ा सिंपल सा है। आपके पास फलन क्या है, sin x। तो x की जगह आपको क्या रखना है, एक बार -x रख के देखो। तो अगर -x रखने पर आपको कितना प्राप्त होगा, -sin x। तो अगर ऋणात्मक f(x) मिल जाता है -fx, f(x) बराबर f-x बराबर अगर -fx मिल जाता है तो फलन क्या है, विषम। और अगर विषम फलन है तो उसका आंसर कितना है, 0। तो इसको पूरा सॉल्व नहीं करना, अब इसका आंसर 0 ही है। समझ में आया। चलिए, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। और अगर मान लीजिए ऐसा हुआ -1 से 1 cos x dx। अब बताओ
तो एफ एक्स बराबर कितना है कॉस एक्स, तो एफ माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा कॉस माइनस एक्स, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये क्या है एफ एक्स। ये तो ये फलन क्या है, ये यहाँ पर ये कौन सा था, ये आपके पास था विषम, तो ये कौन सा फलन हुआ सम फलन। देखिए दोस्तों ये आपके पास कुल प्रॉपर्टी है, कुल गुणधर्म है सारे, जिसमें हमने पढ़ा ए से बी एफ एक्स है, तो एफ एक्स को डायरेक्ट हम टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, टी में बदल सकते हैं। ए से बी तक अगर एफ एक्स है तो इसमें यहाँ पर हमने ध्यान से देखना है, यहाँ हमने क्या करा, इनकी सीमाओं को उल्टा कर दिया, ए से बी तक है तो बी से ए तक कर दिया और चिन्ह जो है वो ऋणात्मक लगा दिया। फिर हमने क्या किया, तीसरा वाला क्या है, ए से ए अगर एफ एक्स डी एक्स है तो उसका मान हमेशा कितना होगा 0। मैंने आपको जो प्रॉपर्टी कराई है, जो गुणधर्म कराए हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार काम में आएंगे, हर क्वेश्चन में आपको वो चीज़ तो मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं चौथे की। चौथा क्या है, ए से बी तक है एफ एक्स डी एक्स, तो ए से बी एफ, अब क्या होगा यहाँ पर ए प्लस बी माइनस एक्स, ये हमने किया था 1/1 प्लस रूट 10x वाले क्वेश्चन में। इसी तरह देखिए 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर कितना था, 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अति महत्वपूर्ण है, ये वाली जान से पढ़ लेना। ए से सी तक जाना है तो ए से बी तक जाओ, फिर बी से सी तक जाओ, सीधी सी बात है। माइनस ए से ए तक एफ एक्स अगर कोई फलन है तो वो 0 होगा कब, जब एफ एक्स विषम हो। और अगर मान लीजिए माइनस ए से एफ एक्स बराबर 2, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स है, कब होगा, जब वो समफलन हो। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है तो इसे हम लिखेंगे 0 से a एफ एक्स डी एक्स, फिर 0 से a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स। और ये चीज़ हम इस तरह भी लिखेंगे 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर 2, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, कब, जब f 2a माइनस एक्स बराबर कितना होगा एफ एक्स। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। अगर आप इस वीडियो को भी अच्छे से देखते हो तो ये मान लीजिए आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस हो चुका है इस वाले पोर्शन का, और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, रात के 3 बज रहे हैं और रिकॉर्डिंग सेशन चालू है आपका। तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी मज़ा आता होगा। देखिए आपको 2 चीज़ों पे काम करना है। अभी अगर आपका एग्ज़ाम जल्दी है या लेट है, जितना भी टाइम हो, मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए इनकी प्रैक्टिस मैक्सिमम कीजिए और फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चन कीजिए। नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, या मेरा व्हाट्सएप नंबर जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है आप मुझे कॉल कर सकते हो। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। क्लियर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने एक चीज़ पूछी थी, अगर आप टिकटॉक चलाते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास अभी समय हो तो समाकलन का एक पार्ट और है जो वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही बेसिक चीज़ें बताई है, तो आपके 10 से 12 मार्क्स जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। बिल्कुल क्लियर। इजाज़त दीजिए।